नमस्कार, मैं हूं प्रवीण परमार और इस समय आप देख रहे हैं रेडियो वेदांत एशिया की हिंदी सर्विस। कलिसिया समाचारों में आप सभी का स्वागत है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं आज के मुख्य समाचार। आज के मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार हैं। पोप फ्रांसिस ने कहा, उदासीनता की संस्कृति से लड़ने के लिए शिक्षा का उपयोग करें। पेनांग मलेशिया के धर्माध्यक्ष सेबेस्टियन फ्रांसिस को FABC OSC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तुर्की और सीरिया में खुदाई जारी, 34,000 से अधिक पीड़ित। सीरिया भूकंप राहत के लिए क्रॉसिंग खोलने पर सहमत। संयुक्त राष्ट्र ने भूकंप से बचे लोगों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला। धर्म प्रांतीय पुरोहितों से वाटिकन प्रतिनिधि ने कहा, अपने विश्वासियों के मध्यस्थ बने। कैथोलिक सामाजिक कार्यकर्ता ने जैन सेंटर का पहला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीता। चर्च में आगजनी के आरोप में 3 गिरफ्तार। धार्मिक नेताओं ने बाल विवाह के खिलाफ अभियान की सराहना की। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। पोप फ्रांसिस ने कहा, उदासीनता की संस्कृति से लड़ने के लिए शिक्षा का उपयोग करें। पोप फ्रांसिस ने सुल्तान सभा ओर्बेलियानी विश्वविद्यालय जॉर्जिया के एक प्रतिनिधिमंडल को उदासीनता और घृणा के अंधेरे को दूर करने के लिए ज्ञान और विश्वास का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। पोप फ्रांसिस ने सोमवार को वाटिकन के कॉन्चिस्तोरो सभागार में जॉर्जिया के सुल्तान सभा ओर्बेलियानी विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। पोप ने उन्हें वाटिकन की यात्रा करने के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि वे शिक्षा और संस्कृति अनुसंधान के महत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। युवाओं की शिक्षा स्वयं के बारे में जानने और सीखने के नए अवसर प्रदान करती है। पेनांग मलेशिया के धर्माध्यक्ष सेबेस्टियन फ्रांसिस को FABC OSC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। पेनांग मलेशिया के बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस को 3 साल की अवधि के लिए FABC ऑफिस ऑफ सोशल कम्युनिकेशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। FABC के अध्यक्ष कार्डिनल चार्ल्स बो ने कहा, FABC की ओर से मुझे 1 जनवरी 2023 से 3 साल की अवधि के लिए FABC ऑफिस ऑफ सोशल कम्युनिकेशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करते हुए खुशी हो रही है। अध्यक्ष को सामाजिक संचार के माध्यम से सुसमाचार की सेवा में एशिया के चर्च के बिशप मंत्रालय को मजबूत करने के लिए FABC OSC को एक जीवंत और प्रभावी साधन बनाने का कार्य सौंपा गया है। कार्डिनल बो ने कहा, मुझे विश्वास है कि अपने अनुभव और क्षमता के साथ आप एशिया के लोगों को सुसमाचार की घोषणा करने के लिए मिशन में RVA का मार्गदर्शन और नेतृत्व करने में सक्षम होंगे। तुर्की और सीरिया में खुदाई जारी, 34,000 से अधिक पीड़ित। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के 1 हफ्ते बाद भी बचावकर्ता मलबे में से अन्य लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक मरने वालों की संख्या 34,000 से अधिक है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के अनुसार यह संख्या और बढ़ना तय है। तुर्की और सीरिया को तबाह करने वाले भूकंप में 34,000 से अधिक पीड़ितों की पुष्टि हुई है और यह आंकड़ा घंटे के हिसाब से बढ़ता जा रहा है। पीड़ितों के आंकड़ों के साथ मलबे से जीवित निकाले गए लोगों की संख्या पर भी आशा की दृष्टि से देखा जा सकता है। तुर्की में अंतिम बचाए गए 7 साल के मुस्तफा और एक महिला नफीज यिल्मान है। वे दक्षिण पूर्व में हाटे प्रांत नुरदगी में पाए गए। दोनों 163 घंटे तक मलबे में फंसे थे। सीरिया भूकंप राहत के लिए क्रॉसिंग खोलने के लिए सहमत। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि सीरिया की सरकार देश में सहायता की अनुमति देने के लिए 2 और सीमा पार खोलने पर सहमत हो गई है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के एक प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा, हमें उम्मीद है कि यह समझौता तब तक चलेगा जब तक हमें इसका इस्तेमाल करने की जरूरत है। अब इसे जल्द से जल्द इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे और मैं कोई धारणा नहीं बनाना चाहता। न्यूयॉर्क में बोलते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने कहा कि उन्होंने सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद द्वारा तुर्की से उत्तर पश्चिम सीरिया के लिए बाब अल सलाम और अल रई के 2 क्रॉसिंग पॉइंट खोलने के आज के फैसले का स्वागत किया। मानवीय सहायता समय पर वितरण की शुरुआती 3 महीने की अवधि की अनुमति मिली। हालांकि यह स्पष्ट है कि क्रॉसिंग अब खुलेंगे, जैसा कि सीरिया के उत्तर पश्चिमी विद्रोह नियंत्रित क्षेत्र अलग थलग है। यह कदम क्षेत्र के 40 लाख निवासियों के लिए कुछ राहत के रूप में आएगा। संयुक्त राष्ट्र ने भूकंप से बचे लोगों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला। सीरिया और तुर्की में गत सोमवार को आए भूकंप के कारण 29,000 से अधिक लोग मारे गए हैं,
जीवित बचे लोगों के लिए चिकित्सा सहायता और भोजन और आश्रय की तत्काल आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि भूकंप प्रभावित क्षेत्र में लगभग 8 लाख लोगों को गर्म भोजन की तत्काल आवश्यकता है। तुर्की और सीरिया में राहत कार्य धीमी गति से चल रहा है और ठंड की स्थिति के कारण लगातार बाधित हो रहा है। पत्रकारों से बात करते हुए संयुक्त राष्ट्र सहायता प्रमुख मार्टिन ग्रिफिथ्स ने कहा कि जीवित बचे लोगों के लिए चिकित्सा सहायता, भोजन और आश्रय की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि मृतकों का ठीक अनुमान लगाना मुश्किल है, क्योंकि हमें मलबे के नीचे दबे जिंदा या मृत लोगों को बाहर निकालने की जरूरत है, लेकिन मुझे यकीन है कि यह दोगुना या अधिक होगा। हमने वास्तव में मृतकों की संख्या गिनना शुरू नहीं किया है। धर्म प्रांतीय पुरोहितों से वाटिकन प्रतिनिधि ने कहा, अपने विश्वास के मध्यस्थ बने। भारत और नेपाल के लिए वाटिकन के प्रादेशिक राजदूत महाधर्माध्यक्ष लियोपोल्डो गिरेली ने मंगलवार को रांची के संत मरिया महागिरजाघर में भारत के धर्म प्रांतीय पुरोहितों के राष्ट्रीय सम्मेलन की 19वीं सभा का उद्घाटन क्रिस्त याग के साथ किया। रांची महाधर्म प्रांत में आयोजित कॉन्फ्रेंसेस ऑफ डायसीशियन प्रीस्ट ऑफ इंडिया में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे भारत एवं नेपाल के लिए वाटिकन के प्रादेशिक राजदूत महाधर्माध्यक्ष लियोपोल्डो गिरेली को संत अल्बर्ट्स कॉलेज में भव्य स्वागत एवं सम्मान दिया गया। सम्मेलन शुरू होने के पूर्व उन्होंने संत अल्बर्ट्स कॉलेज के स्टाफ एवं विद्यार्थियों के साथ एक अनौपचारिक मुलाकात की। अपने संबोधन में महाधर्माध्यक्ष गिरेली ने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान उन्हें मानव मूल्यों, बौद्धिक विकास, सांस्कृतिक उत्थान एवं आध्यात्मिक उन्नति के लिए समर्पित होना चाहिए। हर विद्यार्थी को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए सतत प्रयत्नशील होना चाहिए। कैथोलिक सामाजिक कार्यकर्ता ने जैन सेंटर का पहला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जीता। एक कैथोलिक सामाजिक कार्यकर्ता जिसने 3 दशकों से मादक द्रव्यों के सेवन के खिलाफ अभियान चलाया है, को 15 फरवरी को कर्नाटक में एक जैन केंद्र द्वारा स्थापित पहला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। धर्मस्थल ने मादक द्रव्यों के सेवन को रोकने और प्रबंधित करने के उत्कृष्ट योगदान के लिए इंकोलिक इंस्टीट्यूट ऑफ वेलबीइंग के प्रमुख थॉमस कार्य को पुरस्कार प्रदान किया। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने केरल के एक बंदरगाह शहर मंगलुरु से लगभग 75 किलोमीटर पूर्व में धर्मस्थल में एक समारोह में पुरस्कार प्रदान किया। इसमें एक प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और 25,000 रुपए का नगद पुरस्कार शामिल है। पुरस्कार की स्थापना करने वाले धर्मस्थल के धर्माधिकारी वीरेंद्र हेगड़े ने बताया कि इस कार्य पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने नशे की लत के सामुदायिक प्रबंधन और कार्यबल की क्षमता निर्माण में उनके योगदान के लिए विजेता को बधाई दी। इस कार्य, जो एक वरिष्ठ पत्रकार भी है, ने ड्रग्स और शराब के खिलाफ अभियान चलाने और विश्व स्तर पर सैकड़ों व्यसन पेशेवरों को प्रशिक्षित करने में 3 दशक बिताए हैं। चर्च में आगजनी के आरोप में 3 गिरफ्तार। हाल ही में एक प्रोटेस्टेंट चर्च में आगजनी के मामले में पुलिस द्वारा 3 संदिग्धों को गिरफ्तार करने के बाद मध्य प्रदेश राज्य में ईसाइयों को राहत मिली है। गिरफ्तारी के एक दिन बाद 15 फरवरी को एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी महेंद्र सिंह चौहान ने बताया, गिरफ्तार किए गए लोगों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान अवनीश पांडे, शिव कुमार और आकाश तिवारी के रूप में हुई है, जो सभी बिस्वा दशा में हैं। उन्होंने कथित तौर पर मध्य भारत में नर्मदापुरम जिले के केसला पुलिस स्टेशन के तहत इवेंजिकल लूथरन चर्च में आग लगा दी। ईसाइयों को हमले के बारे में 12 फरवरी को पता चला, जब वे रविवार की प्रार्थना के लिए पहुंचे। इवेंजिकल लूथरन चर्च के पास्टर महेश कुमरे ने त्वरित कार्रवाई के लिए पुलिस की सराहना की। धार्मिक नेताओं ने बाल विवाह के खिलाफ अभियान की सराहना की। ईसाइयों सहित धार्मिक नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा भारत में लाखों बाल विवाहों की सूचना देने के बीच असम में बाल विवाह पर अंकुश लगाने के कदम की सराहना की है। असम राज्य में पुलिस ने 3 फरवरी को बाल विवाह के खिलाफ कार्रवाई शुरू की और मुस्लिम बहुल बांग्लादेश की सीमा से लगे राज्य में बाल विवाह कराने वाले हिंदू और मुस्लिम पुजारियों सहित 3000 से अधिक लोगों को हिरासत में ले लिया। असम में डिब्रूगढ़ के बिशप अल्बर्ट हेमेरोन ने 14 फरवरी को बताया, हम बाल विवाह उन्मूलन के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदम की सराहना करते हैं। दुनिया की 65 करोड़ बाल वधुओं में से 1/3 भारत में रहती है। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि देश की 22.3 करोड़ बाल वधुओं में से 12.2 करोड़ की शादी 15 साल की उम्र से पहले हो गई थी। इसी के साथ आज के कलीसियाई समाचार समाप्त हुए। मुझे यानी प्रवीण परमार को दीजिए इजाजत। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं आरबीए मोबाइल ऐप। आरबीए मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से आरबीए मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।